सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज़ धर्मपाल ढाका और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इन ए लास्ट लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ऑन आवर ब्यूटीफुल टीचिंग प्लेटफॉर्म यस बायोलॉजी। जैसा कि मुझे याद है, हम लास्ट लेक्चर में ईसीजी को कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक उपकरण का नाम है, और इस उपकरण या इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को प्राप्त करने के लिए। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। तो ECG इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू obtain electrocardiogram, and electrocardiogram is the graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. ECG में 3 इलेक्ट्रिकल लीड होती है, तार होते हैं 3, देखो, और वो बॉडी के कौन से पार्ट से कनेक्ट किए जाते हैं उसको देखते हैं। टू गेट एन ECG ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिक लीड। 3 इलेक्ट्रिक लीड होती है, उनसे बॉडी पार्ट को ECG से कनेक्ट किया जाता है। ECG एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट या उपकरण है, उससे बॉडी के 3 पार्ट से इलेक्ट्रिक लीड कनेक्ट करके और उस मशीन से दूसरे सिरे से उस मशीन से जोड़ दी जाती है। और 3 इलेक्ट्रिक लीड है, वो कौन से बॉडी पार्ट से जोड़ते हैं? देखो, 1 टू ईच रिस्ट। रिस्ट मानिए होता है कलाई, यानी जो हाथों की दोनों कलाई है ना, राइट और लेफ्ट हैंड अपना, उनकी रिस्ट से, प्रत्येक रिस्ट से एक लीड जोड़ देते हैं। और तीसरी लीड जो है, तीसरा जो तार है, वो किससे जोड़ते हैं? टू लेफ्ट एंकल, यानी बाएं टखने से जोड़ते हैं तीसरी लीड को। दैट मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी। तो ये लीड है ना, ये अपने हार्ट एक्टिविटी को नोट करते हैं और मशीन में एक ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कार्डियक साइकिल के दौरान एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखाई देता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, यानी मशीन में। फॉर ए डिटेल evaluation of heart function, multiple leads are attached to the chest। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए हार्ट के बारे में, कि हार्ट बीट रेट कम है या ज़्यादा है, या प्रॉपरली हार्ट जो फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 से ज़्यादा लीड भी हम चेस्ट पार्ट में जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ECG में हमने पढ़ा कि कितने लीड होते हैं? 3 लीड्स होते हैं। और एन ECG कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वेव। वेव मतलब ये तरंग के रूप में, जैसे P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स वेव, T वेव, 3 वेव दिखाई देगी। P वेव जब दिखाई देगी उस मशीन में, उसका मतलब क्या होगा? P वेव रिप्रेजेंट द एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी आलिंद के संकुचन को दर्शाएगी। जब उस मशीन में ये P वेव दिखाई देगी हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, तो उसका मतलब होगा अब जो हार्ट है उसका डीपोलराइजेशन हुआ है। और वो डीपोलराइजेशन हुआ हार्ट, इसका मतलब हार्ट अब संकुचित होगा। हार्ट का जो आलिंद है वो संकुचित होगा, यानी एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगी P वेव। उसके बाद सेकंड वेव होगी जो QRS कॉम्प्लेक्स वेव है, वो रिप्रेजेंट करेगी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है QRS वेव। QRS वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल सिस्टोल को। ये P वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को। उसके बाद थर्ड वेव है वो है T वेव, और T वेव रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल यानी नील्य के, है ना, नील्य के पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण हो गया,
और रीपोलराइजेशन मतलब पुनः ध्रुवीकरण को दर्शाता है। टी वेव रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। कौन सी वेव? सीधा सा प्रश्न आता है कि टी वेव रिप्रेजेंट्स द, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टी वेव रिप्रेजेंट द पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी नीले के पुनर्ध्रुवीकरण को दर्शाती है टी वेव। आलिंद के ध्रुवीकरण को दर्शाती है पी वेव। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दर्शाती है वेंट्रिकल के ध्रुवीकरण को यानी वेंट्रिकल सिस्टोल को। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचित होना यानी रक्त है, ब्लड है, वो इससे नीले से बाहर ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा यानी वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया है। और जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो ब्लड फ्लो करेगा एट्रियल से या आलिंद से नीले में ब्लड जाता है ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल। डेविएशन इन द ईसीजी इंडिकेट द abnormality or disease, so ECG has great clinical significance यानी इसका चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान है इसका, क्योंकि अगर ECG पी वेव, QRS वेव, टी वेव इनमें किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मेलिटी है तो इसका मतलब रोग है, डिजीज़ है। और नॉर्मली ये वेव दिखाई देगी मशीन में तो हार्ट से संबंधित किसी प्रकार का कोई डिजीज़ नहीं है। यानी हम ECG द्वारा हार्ट को चेक कर सकते हैं कि यह प्रॉपरली है, बीट कर रहा है या नहीं कर रहा, हार्ट बीट रेट पर मिनट 72 है या नहीं है, उसके बारे में या हार्ट से संबंधित डिजीज़ के बारे में ECG द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार फ्लो करेगा। एक बार जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड हार्ट से जब 2 बार फ्लो करता है तो वो कहलाएगा डबल सर्कुलेशन। इट इज़ द सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर कंप्लीटिंग इट्स सर्किट। और डबल सर्कुलेशन में इंक्लूड रहता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी डबल सर्कुलेशन में पहला सर्कुलेशन होगा वो होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकंड वन है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद देखते हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहेंगे? जैसे अपना ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट। और इस हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। इधर वाले ये चैम्बर है, ये राइट साइड वाले चैम्बर हैं और ये है लेफ्ट साइड वाले चैम्बर। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये अपने बॉडी पार्ट है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टिश्यू है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी वेना केवा और वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी राइट एट्रियम में यानी दाएं आलिंद में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ से नीचे आएगा वेंट्रिकल में और इस वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी कौन? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाएगी लंग्स में। फेफड़ों में पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाएगी इम्प्योर ब्लड। फेफड़ों से प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी पल्मोनरी वेन और ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये प्योर ब्लड आ गया कौन से में? बाएं आलिंद में, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ये ब्लड फिर नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी बाएं नीले में। बाएं नीले से ये ब्लड जाएगा वापस बॉडी पार्ट में और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इधर वाला ये सर्कुलेशन है वो है ये इधर राइट साइड वाला सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और लेफ्ट साइड वाला सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इधर डायग्राम में देखते हैं, ये अपने लोअर बॉडी पार्ट है, लेग वगैरह थाई, ये यहाँ पे ये है अपना क्या? लोअर बॉडी पार्ट और ये है अपर बॉडी पार्ट यानी एंटीरियर बॉडी पार्ट है, अपने बॉडी के ऊपर वाले बॉडी पार्ट है यानी हेड, शोल्डर, चेस्ट, हैंड, ये सभी अपर बॉडी पार्ट है। और ये है लोअर बॉडी पार्ट और ये है एंटीरियर बॉडी पार्ट या अपर बॉडी पार्ट। ये हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर है, यहाँ पे राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है इधर ऊपर वाला। इसके बाद ये नीचे राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीले, उसके बाद नीचे ये है बायां नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। हार्ट आपको पता है फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, ये अपने फेफड़े हैं, लंग्स है,
लंग्स के मध्य मीडियस्टिनम स्पेस में अपना हार्ट स्थित होता है। ये क्या है? फेफड़े। ये लेफ्ट लंग्स और वो कौन सा था? राइट लंग्स, यानी ये बायां फेफड़ा है और ये कौन सा है? दायां फेफड़ा। अब अपने बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वाले बॉडी पार्ट से लेके आती है पोस्टीरियर वेना केवा, अपर वाले बॉडी पार्ट से लेके आती है एंटीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा। और वेना केवा में पता है इम्प्योर ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में, यानी दाएं आलिंद में अशुद्ध ब्लड आता है और वो लेके आती है वेना केवा। ऊपर से जो आएगी उसको बोलेंगे एंटीरियर वेना केवा, नीचे वाले बॉडी पार्ट से आएगी उसको बोलेंगे पोस्टीरियर वेना केवा। और ये ब्लड आ गया है अपना दाएं आलिंद में। अब ये ब्लड जाएगा नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं दायां नील्य, यानी राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध ब्लड इम्प्योर ब्लड लेके आती है पल्मोनरी आर्टरी, और वो लेके कहाँ जाती है? ये देखो, ये ब्लड लेके जा रही है लंग्स में, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये इधर वाली है राइट पल्मोनरी आर्टरी, और इधर ब्लड लेके जा रही है उसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। फेफड़ों में ब्लड पहुंच गया, लंग्स में ब्लड पहुंच गया, यहाँ पे ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और लेके जाएगी उसको बोल देंगे पल्मोनरी वेन। और ये फेफड़ों से लंग्स से जो ब्लड लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेके जा रही है पल्मोनरी वेन, और ये लेके जाएगी फेफड़े के बाएं चैम्बर में, बाएं आलिंद में, ऊपर वाले चैम्बर में शुद्ध ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। कहाँ से लेके जाएगी? लंग्स से। ठीक है, ये ब्लड पहुंच गया बाएं आलिंद में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड। अब ये नीचे जाएगा ब्लड, और नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां नील्य। और बाएं नील्य से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ? प्रत्येक बॉडी पार्ट में। और ये देखो यहाँ से ये निकल रही है, इसको बोलते हैं ओटा, सिस्टेमिक ओटा। ये अपना चैम्बर है, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से रेड कलर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, रेड कलर में। ये देखो, ये अपना चैम्बर है नीचे वाला, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां नील्य। और इस नील्य से रेड कलर में ये आपको दिखाई दे रही है, ये निकल रही है सिस्टेमिक ओटा। क्या नाम है इसका? सिस्टेमिक ओटा। यहाँ से ये सिस्टेमिक ओटा, ये देखो नीचे आ रही है प्रत्येक बॉडी पार्ट में। ऊपर वाले बॉडी पार्ट में ऊपर जा रही है, नीचे वाले बॉडी पार्ट में नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं ओटा, सिस्टेमिक ओटा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, नीचे वाले बॉडी पार्ट को लेके जाती है और ऊपर वाले बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है सिस्टेमिक रूप से। इसलिए इधर वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बाएं साइड वाले, और दाएं साइड वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी होता है लंग्स से संबंधित, यानी बाएं साइड से जो ब्लड है वो सबसे पहले लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएं साइड से। इसलिए दाएं साइड वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बाएं साइड वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पहला सर्कुलेशन है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं? देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। किस किस के बीच में सर्कुलेशन है? हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स और हार्ट के बीच में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, राइट साइड वाले नीले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ये नीले कलर की जो है ना पल्मोनरी आर्टरी, वो ब्लड लेके जा रही है। ये लंग्स है अपने, ये लंग्स के अंदर आपको कैपिलरी बनाई हुई है, कैपिलरी दिखाई दे रही है लंग्स के अंदर। ये लंग्स है और इसके अंदर ये क्या है? ये कैपिलरी है। लंग्स में कैपिलरी का जाल है, कैपिलरी नेटवर्क है, और इस चैम्बर से नीले कलर में जो ब्लड लेके जा रही है उसको बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी लंग्स और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, ये नीचे वाला वेंट्रिकल है राइट, टू पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी कहाँ? लंग्स में। और फिर बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पे? पल्मोनरी वेन लेके आएगी, और आएगा कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। इतना ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, कहाँ से कहाँ तक। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच होता है? लंग्स और हार्ट के
बीच में। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा किस में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी ब्लड लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन में और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आके स्टोर रहेगा, है ना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच होता है, लंग्स और हार्ट के बीच में होने वाला सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट सर्कुलेशन है वो अपना है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो यह सर्कुलेशन किसके बीच होता है, हार्ट और वेरियस बॉडी पार्ट के बीच होने वाला सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड वेरियस बॉडी पार्ट। हार्ट का कौन सा चैम्बर इंक्लूड रहेगा इसमें, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी बाएं नीले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ओटा, फिर वहाँ से आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, और कैपिलरी से ऑक्सीजन जाएगी टिश्यू में, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेन्यूल्स में, वेन में, और फिर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में यानी दाएं आलिम तक पहुँच जाएगा। डायग्राम में देखें तो ये अपना है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं नीले, और बाएं नीले से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ओटा, है ना। आर्टरीज मिलके आर्ट्रियोल्स का निर्माण करेगी, आर्ट्रियोल्स मिलके आगे आगे खुलेगी किस में, कैपिलरी में, और कैपिलरी से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू में, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेन्यूल्स में, वेन में और वेना केवा में, और वेना केवा ब्लड लेके आएगी राइट एट्रियम में। ये अपना टिश्यू, टिश्यू से जो ब्लड लेके आएगी आगे वेन्यूल्स, वेन, और ये सभी मिलके एक बड़ी सी ब्लड वेसल का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं वेना केवा। वेन्यूल्स मिलके किसका निर्माण करते हैं, वेन का, वेन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वेना केवा का, और ये वेना केवा के ओपन होती है राइट एट्रियम में यानी दाएं आलिंद में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड अदर सब्सटेंट किसको, टिश्यू को। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन मिलती है फेफड़ों से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया था, हार्ट के बाएं नीले से यह ऑक्सीजन पहुंचेगी टिश्यू में, साथ में पोषक तत्व भी जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और वहां से CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस है वो वहां से टिश्यू से रिमूव कर दिए जाते हैं। वहां से जैसे CO2 है वो वापस हार्ट में आएगी और हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है, एलिमिनेट कर दी जाती है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, और ऊतकों में उपस्थित CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस है वो ऊतकों से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। कौन से सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। उसके बाद दो टाइप का सर्कुलेशन और पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और सेकंड वन इज कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सिस्टम उसको बोलते हैं जब ब्लड किसी बॉडी पार्ट से हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब किसी बॉडी पार्ट से हार्ट में न पहुंचकर किसी और ऑर्गन में चला जाए बीच में। जैसे हमने पढ़ा कि हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन लेके आती है, और किससे, किसी अन्य बॉडी पार्ट से, जैसे लीवर, स्टमक, है ना, लोअर बॉडी पार्ट, लेग, थाई बोन या थाई मसल्स से वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है इंफीरियर वेना केवा। जब ये वेना केवा हार्ट में न पहुँच के किसी अन्य बॉडी पार्ट में चली जाए तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक यूज़ करते हैं अपन लीवर के लिए, यानी देखो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या है, देखो इट इज़ द सिस्टम विच इंक्लूड द हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपेटिक पोर्टल वेन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर, यानी इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वह हार्ट में न पहुंच के पहले कहाँ पहुंच गया, लीवर में, इसलिए इसको पोर्टल सिस्टम बोल दिया। और यहाँ पे इंटेस्टाइन और लीवर के बीच है तो इसको बोल दिया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी ये ब्लड इंटेस्टाइन से जाना तो चाहिए था सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यानी वेना केवा में, लेकिन ये ब्लड वेना केवा में न जाके हिपेटिक पोर्टल वेन द्वारा कहाँ पहुँच गया, लीवर में पहुँच गया। लीवर से अब आगे ये ब्लड जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लीवर से आगे
सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी वेना केवा में ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल दिया जाएगा। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ब्लड जाता है इंटेस्टाइन से लीवर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। और लीवर आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, डायग्राम में देखें तो ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन से ये है हेपेटिक पोर्टल वेन और ये जा रही है लीवर में ब्लड लेके। तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उसके बाद है कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कौन सा है? कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम कोरोनरी हार्ट के लिए यूज होता है। हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में डालती है उसको बोलते हैं कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इट इज़ द सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स दैट सर्कुलेट ब्लड टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर। यानी हार्ट से ब्लड लिया और हार्ट को वापस दे देते हैं। हार्ट से ब्लड लिया ऑक्सीजनेटेड, और हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट की जो वाल है, वहाँ की जो कोशिका है, उनको ब्लड दे दिया ऑक्सीजनेटेड, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में ही जो चैम्बर है राइट एट्रियम वहाँ पे डाल दिया जाता है। यानी हार्ट से ब्लड लिया ऑक्सीजनेटेड और हार्ट को दे दिया वापस, और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट से लिया और हार्ट को वापस दे दिया, वहीं पर ऑक्सीजनेटेड लिया और डीऑक्सीजनेटेड दे दिया, किसी अन्य बॉडी पार्ट में ब्लड नहीं गया। तो ये कौन सा सर्कुलेशन? कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू हमने पढ़े थे, ऐसे नोड और एवी नोड, उनके द्वारा हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। इसमें ब्रेन का ज़्यादा कोई योगदान नहीं होता, इसलिए अपना जो हार्ट है वो कौन सा हार्ट है? मायोजेनिक हार्ट है, ना कि न्यूरोजेनिक हार्ट। नर्व मसल्स, नर्व यानी तंत्रिका, नर्व सेल द्वारा या तंत्रिका तंत्र द्वारा हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में योगदान नेग्लिजिबल होता है। इसमें हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है, इसलिए उसको मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, यानी मांसपेशियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है हार्ट बीट रेट को। मेडुला ऑब्लोंगेटा अपना ब्रेन का पार्ट है, वो रेगुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को थ्रू एएनएस। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस का पार्ट है, वो इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वो भी एएनएस का पार्ट है और वो करता है डिक्रीज हार्ट बीट रेट को, क्या करता है? डिक्रीज। और एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन है, वे भी इंक्रीज करते हैं। कोर्टिसोल और एड्रिनलिन है वो भी हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करते हैं, जो कहाँ से स्क्रीट होते हैं? एड्रिनल मेडुला से। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एएनएस का पार्ट है जो डिक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के दो पार्ट होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, वो दो पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो करता है डिक्रीज हार्ट बीट रेट को। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल है जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन जो है ना, वो भी क्या करते हैं? हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करते हैं, एड्रिनल मेडुला के जितने भी हार्मोन है वो। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड इंक्लूड रहते हैं। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी, हमें पता है कि आर्टरी है वो ब्लड लेके जाती है हार्ट से, और आर्टरी आगे जाके कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। किसमें? कैपिलरी में या केशिकाओं में बढ़ जाती है। ऊतक में जाके, टिश्यू में जाके जो आर्टरी है वो ओपन होती है कैपिलरी में। कैपिलरी जो है एक महीन थिन वॉल्ड ब्लड वेसल होती है जिनको बोलते हैं कैपिलरी, और इनके चारों तरफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल रहता है। कैपिलरी में ग्रुप ऑफ सेल रहता है जिनको बोलेंगे टिश्यू, और इन कैपिलरी में महीन पोर होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर होते हैं, उनसे
जो ब्लड में प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो फिल्टर होके इन टिश्यू में चला जाता है, यहाँ पे बीच बीच में टिश्यू में चला जाता है, जिसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, या इन सेल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे ये फ्लूइड है वो चला जाता है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड को ही कहते हैं लिम्फ। अच्छा, इसमें टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ में केवल लिम्फोसाइट पाई जाती है। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट। आरबीसी और प्लेटलेट्स है वो एब्सेंट रहती है, किसमें? टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ में। अच्छा, इसमें वाटर पानी होता है, लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में पानी है, क्योंकि प्लाज्मा से बना है इसलिए इसका मतलब इसमें पानी है, और सोल्यूबल सब्सटेंस रहते हैं जो प्लाज्मा में थे वही छन के फिल्टर होके यहाँ बीच में आ जाते हैं कोशिकाओं के बीच में, इसलिए इसको अंतर कोशिकीय द्रव या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ में केवल लिम्फोसाइट रहती है, जो यहाँ पे बीच में कोई रोगाणु या एंटीजन नहीं है बाहर से आया हुआ, उनको अगर है तो उनका फेगोसाइटोसिस कर देती है, यानी लिम्फ है जो है प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रहता है, क्योंकि इनमें लिम्फोसाइट है, WBC है, जो रोगाणुओं का भक्षण करती है। आगे देखते हैं। एज द ब्लड passes through in capillary, as the blood passes through the capillary in tissue, some water and soluble substance are filtered out from plasma to the interstitial space to form tissue or interstitial fluid. It has same mineral distribution as that in plasma. जो प्लाज्मा में रहता है पानी, मिनरल, वो सभी छन के यहाँ आ जाते हैं, और इनमें केवल WBC पाई जाती है। RBC और प्लेटलेट्स एब्सेंट रहती है। सम टिश्यू फ्लूइड इंटर कर जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, एंड द टिश्यू फ्लूइड इन दैम इज कॉल्ड लिम्फ। जो टिश्यू फ्लूइड लिम्फ में चला गया वो कहलाएगा लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स है, लिम्फ वेसल में चला गया तो वो कहलाएगा लिम्फ। इट ड्रेन बैक टू मेजर वेन। देखो ध्यान से इस चित्र में, ये जो ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल है वो है लिम्फ वेसल्स। अच्छा, ये क्या है? ये कैपिलरी रेड कलर वाली, इन कैपिलरी के अंदर ब्लड है, यानी ब्लड प्लाज्मा है, और ये ब्लड लेके जा रही है वेन। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इधर से ये आ रही है आर्टरी, आगे आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरी में ओपन होगी, और आर्टरी में ये इधर से लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे ये टिश्यू है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू क्या करेगा? CO2 डाल देगा इसके अंदर, इस ब्लड में, और कुछ पार्ट अंदर छन जाएगा जिसको बोल देंगे लिम्फ, और इसमें CO2 डाल देगा, तो आगे जो ब्लड जा रहा है इधर वेन लेके जा रही है, वेन्यूल्स आगे वेन, तो वहाँ हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर से आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर जो गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लिम्फ इज ए कलरलेस होता है, लिम्फ का कोई कलर नहीं है, कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग लिम्फोसाइट ओनली। RBC एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन लिम्फ। तो लिम्फ में CO2 की मात्रा होती है, न कि ऑक्सीजन की। कंपेरेटिवली CO2 ज़्यादा रहती है लिम्फ में। लिम्फ में RBC और प्लेटलेट्स एब्सेंट रहते हैं, और लिम्फ में WBC या लिम्फोसाइट पाई जाती है, जो बाहर से आए हुए एंटीजन को फेगोसाइट यानी भक्षण कर देती है। उसके बाद फंक्शन ऑफ लिम्फ पढ़ें। लिम्फ के क्या कार्य हैं? तो इट इज़ द मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। भी किसके बीच में मिडल मैन है? क्योंकि बाहर से इधर से ब्लड आया था और बीच में टिश्यू है यहाँ पे, और टिश्यू के बीच में जो द्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। तो ये टिश्यू और ब्लड के बीच मिडल मैन का कार्य करता है कौन? लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड हेल्प टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट गैस बिटवीन ब्लड एंड सेल। अच्छा, पोषक तत्व और गैसों का आदान प्रदान में ये सहायक करता है। किसके बीच? जैसे ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड और इन कोशिकाओं या ऊतकों के बीच गैसेज न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में हेल्प करता है टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। इट कैरी प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, किसमें? लिम्फ में। सिंथेसाइज्ड इन लीवर टू ब्लड। लीवर में सिंथेसाइज होने वाले प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में गए, और ब्लड से कहाँ गए? लिम्फ में। ट्रांसपोर्ट करता है किसको? डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ वेसल्स, यानी लिम्फ वेसल्स का नाम एक लार्ज लिम्फ वेसल्स अपने इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जिसको लैक्टियल बोलते हैं, और वो फैट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। इसका मतलब जो लिम्फ कैपिलरी या लिम्फ वेसल है वो
हेल्प करती है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फैट या वसा के अवशोषण में सहायता करती है। थ्रू लैक्टियल, लैक्टियल एक लार्ज लिम्फ वेसल है जिसको लैक्टियल बोलते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, इंटेस्टाइन विलाई में। फॉर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन एंड हार्मोन, ट्रांसपोर्ट किसको करेगी, लिम्फ कैपिलरी या लिम्फ वेसल जिसको लैक्टियल बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करेगी फैट को, फैट सोल्यूबल विटामिन को और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करती है लिम्फ वेसल्स जिसको लैक्टियल कहते हैं, और वो इंटेस्टाइन में पाई जाती है। फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरिजन पार्टिकल, अगर गलती से ब्लड में कोई बैक्टीरिया या फॉरिजन पार्टिकल घूम रहा है तो ब्लड से वो लिम्फ में जाएगा, जब बैक्टीरिया और फॉरिजन पार्टिकल, तो वहाँ पे लिम्फ में उपस्थित लिम्फोसाइट उन बैक्टीरिया और फॉरिजन पार्टिकल को फेगोसाइट कर देती है, यानी भक्षण, उनको नष्ट कर देती है, उनका भक्षण कर देती है। लिम्फ नोड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन करता है, कौन, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम में योगदान रहता है लिम्फ नोड का, इसलिए वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है, लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद आगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिवहन से संबंधित कौन कौन से डिजीज है, इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र से संबंधित या हार्ट से संबंधित कौन कौन से डिजीज रहते हैं कॉमनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ रहा है वो है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन, प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड वेसल्स की भित्ति पर लगने वाला दाब कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रक्त दाब। ब्लड प्रेशर यानी रक्त के द्वारा लगने वाला वाहिनियों की भित्ति पे दाब कहलाता है रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर या बीपी जो होती है वो 120 से 80 mm पारा या mmHg होता है। 120 है वो रहता है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। रेस्टिक स्टेज में ब्लड वेसल्स की वाल पे लगने वाला प्रेशर कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि नॉर्मली होना चाहिए 80 mmHg के आसपास। और पंपिंग प्रेशर यानी सिस्टोलिक प्रेशर वो रहता है 120। इट इंक्लूड सिस्टोलिक प्रेशर या पंपिंग प्रेशर जो कि 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर है लो, जो रेस्टिंग स्टेज में या डायस्टोलिक स्टेज में जो ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर लगता है वो होता है 80 mmHg, यानी रेंज होगी 120 से 80 mm पारा या mmHg, वो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इससे अधिक होने पे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की स्थिति हो जाती है। तो हाइपरटेंशन कौन सी स्थिति में होता है देखते हैं। हाइपरटेंशन when the blood pressure is higher than normal BP, it is called hypertension, यानी नॉर्मल जो रक्त दाब है 120/80 उससे अधिक दाब होने पर रक्त का वो कहलाता है उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन। इफ एन इंडिविजुअल रिपीटली हैज़ द बीपी ऑफ 140 to 90 या अबव, 140 से 90, 140 यानी 120 से अधिक हो गया 140 और 80 से अधिक हो गया 90, ये होने पर वो हो जाएगी कौन सी स्थिति, उच्च रक्तचाप की स्थिति, या इससे अधिक भी हो सकता है 140 और 90 से, वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाएगी। इट्स सो हाइपरटेंशन इट लीड टू हार्ट डिजीज एंड अफेक्ट वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी को। उच्च रक्तचाप की स्थिति है वो अपने बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, कौन कौन से, हार्ट और किडनी, ब्रेन, ये सभी हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप की स्थिति में इनसे संबंधित रोग हो सकते हैं। हाइपरटेंशन कब होगा, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो अपना रहता है 120/80, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 120/80, इससे अधिक हो गया यानी 140-90 ये हो गया, तो वो है कौन सी कंडीशन, उच्च रक्तचाप की स्थिति है। उसके बाद है हाइपरटेंशन से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए नेचुरल फूड है ना, तो लोअर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये साल्ट है, ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, है ना, और ये शराब वगैरह इनका सेवन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये सभी हाइपरटेंशन से बचाते हैं। और ये हेल्दी फूड है, नेचुरल फूड, ये
अपने को उच्च रक्तचाप की स्थिति से बचाते हैं। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल बीपी इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। इफ एन इंडिविजुअल रिपीटली हैज द बीपी 140 और 90 और अबव इट शो हाइपरटेंशन। इट लीड टू हार्ट डिजीज एंड अफेक्ट वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन एंड किडनी। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज कार्ड CAD, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, ये एक रोग है, हार्ट से संबंधित डिजीज है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट से संबंधित आर्टरी है जो हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। उस कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का कोई क्या हो गया, कोई प्लेग बन गया है या फिर कोई ब्लड का थक्का जम गया है तो ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी, तो उससे संबंधित रोग है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। कब होता है, देखो जब हेयर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर टिश्यू है, इनका डिपोजिशन हो जाता है किसमें, कोरोनरी आर्टरी की वॉल में इनसाइड अंदर की तरफ। जब कैल्शियम का डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन एंड फाइब्रस टिश्यू, ये सभी ऑल आर डिपोजिट इन कोरोनरी आर्टरी। इट मेक द ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरो, यानी संकरी होगी, गुआ है वो पतली होगी तो वहाँ से ब्लड की सप्लाई कम होगी। देयर बाई अफेक्ट द ब्लड सप्लाई, यानी जो हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई कर रही है उस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी है। इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये इसकी क्रॉस सेक्शन देखें, इसकी काट यानी TS इसको काटें तो देखें इसकी जो बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो है ना। और जब इसके अंदर कोई प्लेग्यू बन गया यानी कोई किसी चीज़ का कैल्शियम और वसा, कोलेस्ट्रॉल और तंतुओं का जमाव हो गया है तो इसकी जो अंदर गुआ है वो नैरो हो गई है। नैरो मतलब पतली हो गई है, तो वहाँ से ब्लड की सप्लाई यानी हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम होगी, तो उससे संबंधित एक डिजीज़ वो कहलाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस या CAD डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। जब चेस्ट में बहुत तेज़ पेन होता है तब उस हार्ट से संबंधित डिजीज़ को बोलते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। ये कब होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, तिरोगति से छाती में होने वाला दर्द है ना, वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। ड्यू टू जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी हार्ट की पेशियों को, तब चेस्ट में एक एक्यूट चेस्ट पेन होता है ना, बहुत तेज दर्द होता है छाती में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की हार्ट की वाल को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है। एन एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी टू हार्ट मसल्स। इट अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई। प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तभी तो ये रोग होगा। इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, प्रॉपर रूप से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है यानी इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी ब्लड के थ्रू हार्ट मसल्स को, तो चेस्ट में या छाती में पेन स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज़ कॉमनली अमंग मिडिल एज्ड एंड एल्डरली, यानी बुजुर्गों में यह रोग देखने को मिलता है। बुजुर्ग व्यक्तियों में जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो उनके चेस्ट में पेन होता है जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्या है? हार्ट फेलियर का मतलब है कि जो हार्ट है वो बॉडी पार्ट में, हमें पता है अपना हार्ट है वो बॉडी पार्ट में ब्लड की या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रत्येक बॉडी के ऑर्गन को सप्लाई करता है, और जब हार्ट की कैपेसिटी या क्षमता कम हो गई है तो हार्ट अब बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो तब उससे संबंधित एक डिजीज़ कौन सा होता है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप। एबिलिटी मतलब इसकी क्षमता कम हो गई है पंप करने की हार्ट की ब्लड इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। अब वो ब्लड की जितनी सप्लाई कर रहा है वो ब्लड अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही प्रत्येक बॉडी पार्ट को, यानी एबिलिटी या हार्ट की क्षमता कम हो गई है। वो किसके कारण होती है क्षमता कम? इनएबिलिटी ऑफ हार्ट क्यों होती है? कंजेशन ऑफ द लंग्स, है ना, कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इज द मेन सिम्टम है,
किसका? हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम है कंजेशन ऑफ द लंग्स। उसके बाद नेक्स्ट है वो कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब तो विराम, कार्डियक अरेस्ट का मतलब तो विराम, अरेस्ट मतलब विराम हो गया, इसका मतलब हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हेयर हार्ट इज ए स्टॉप बीटिंग, यानी हार्ट बीट है वो अब बंद हो गया, इसका मतलब हृदय ने पंप करना बंद कर दिया है। कार्डियक अरेस्ट यानी विश्राम की अवस्था आ गई। हमें पता है अपना हृदय हार्ट है वो कभी भी रेस्ट की स्टेज में नहीं जाता है, यानी जीवन भर वो ये पंप करता रहता है, कभी भी विश्राम की स्थिति में नहीं जाता, और विश्राम की स्थिति में चला गया तो वो एक डिजीज़ हो गया, वो हो गया कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया है। कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, यानी एसए नोड एवी नोड वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है कार्डियक अरेस्ट। और हमने पढ़ा था हार्ट अटैक वो है प्लम्बिंग प्रॉब्लम, यानी वो अपनी उसकी ब्लड वेसल से संबंधित प्रॉब्लम है। कार्डियक हार्ट अटैक उसकी रक्त वाहिनियों की भित्ति में किसी कैल्शियम फैट फाइबर्स इनका जमा हो गया, वो था हार्ट अटैक, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। हार्ट अटैक है वो प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है और हार्ट अटैक है वो प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो अपना डिजीज़ है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अचानक ही आता है ना। हार्ट अटैक सडन, इट इज़ द सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, अचानक ही कुछ ही मिनटों में जो उसकी हार्ट की जो पेशियाँ हैं वो डैमेज हो जाती सडनली। इट इज़ द सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू इनडेक्यूट ब्लड सप्लाई, एंड प्रॉपर ब्लड सप्लाई न होने से अचानक ही हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। तो सडन होने वाला डिजीज़ कौन सा है? हार्ट अटैक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाई, उससे अचानक ही जो हृदय की पेशियाँ हैं वो क्या होगी? डैमेज हो गई। इसी के साथ अपना चैप्टर ये फिनिश हुआ। एक और ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, वी हैव कंप्लीटेड, एंड नेक्स्ट वन है we started another chapter human physiology, that is excretory system। तो इसको रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।